तो चलिए आज बात करेंगे उस दौर की जब एक साम्राज्य टूटा और अनेक संस्कृतियां उभरी। कई शासकों ने मिलकर भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। तो क्या थी वो संस्कृतियां और कौन थे वो शासक जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। बात करेंगे उत्तर मौर्य काल की, जिसका कालखंड 185 ईसा पूर्व से 3री ईस्वी तक रहा, जिसने एकीकृत राजनीति को विकेंद्रीकरण में बदल दिया और नई शक्तियों का उदय किया। चलिए उत्तर मौर्य काल की शुरुआत करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य से। हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था कि मौर्य साम्राज्य को कुलहीन की संज्ञा दी गई थी। मौर्य साम्राज्य को कुलहीन की संज्ञा दी गई थी क्योंकि इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको कुलहीन कहा गया था। तो अब सत्ता में आए ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश हुए। सबसे पहले शुंग वंश, फिर कणव वंश और फिर सातवाहन वंश। और इसके अलावा विदेशी आक्रमण भी इस दौरान बहुत ज्यादा हुआ था। मध्य एशिया से आक्रमण हुआ। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, उसके बाद शक आए, फिर पहलव और फिर कुषाण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुंग वंश की। शुंग वंश वैदिक पुनरुद्धार। वैदिक पुनरुद्धार इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने फिर से जो समाज में वैदिक सभ्यता का स्थापना दोबारा से की। कैसे की? देखिए पहले इसका समय काल देख लेते हैं। समय इसका रहा 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश थी और इन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म के संरक्षण के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं भरूच स्तूप से, क्योंकि इन्होंने भरूच स्तूप का निर्माण करवाया। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म के पालन के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण भी किया था। बात करें इनके दरबार की, तो इनके दरबार में बहुत से दरबारी थे, जिनमें एक थे पतंजलि। पतंजलि इनके समकालीन थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी और रचना की थी कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की। देखिए कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की रचना की थी, जो इनके पुत्र पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र और इनकी प्रेमिका मालविका के ऊपर केंद्रित थी। मालविका और अग्निमित्र जो थे, इनकी प्रेम कहानी के ऊपर आधारित थी मालविका अग्निमित्र प्रेम कहानी, जिसे कालिदास ने लिखा था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि मालविका अग्निमित्र किसने लिखी थी, तो कालिदास ने लिखी थी। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने किस चीज की रचना की थी? उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। इनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत। इसीलिए इसको कहा जाता है, इस काल को कहा जाता है कि वैदिक पुनरुद्धार, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा को दोबारा से समाज में स्थापित किया था। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि मौर्य काल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, जिसको बाद में बदल के किसमें बदल दिया था? संस्कृत में बदल दिया था। किसने बदल दिया था? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र ने। चलिए, पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो शुंग वंश था उसके अंतिम शासक रहे देवभूति, जिनकी हत्या वसुदेव द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद वसुदेव ने कणव वंश का स्थापना या कणव वंश की नींव रखी। कणव वंश जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो हम सिर्फ इसके संस्थापक जो कि वसुदेव थे और इनके अंतिम शासक जो कि सुशर्मन थे, जिनकी हत्या सिमुक ने कर दी थी, उनके बारे में ही हम जानकारी लेंगे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बस कणव वंश के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। सिमुक, बात करें सिमुक की, तो सिमुक जो थे उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। यानी सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। और इनको दक्षिण के स्वामी या आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता था। किसको? सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन या दक्षिण के स्वामी भी कहा जाता था। इनकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी और समय काल इनका रहा 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा तक। इनकी भाषा जो थी प्राकृत थी। पहले जो समाज में भाषा संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, उसे फिर से कौन सी भाषा में बदल दिया गया? प्राकृत भाषा में बदल दिया गया। यानी कि दक्षिण में कौन सी भाषा का प्रयोग होने लगा? प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। इनकी राजधानी क्या थी? पैठन थी। समाज और संस्कृति की बात करें तो ये एक ब्राह्मण समाज था और समाज में पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन मातृवंश परंपरा थी।
पितृसत्तात्मक समाज से, यानी कि जो पुत्र थे उनको ज्यादा जो है अधिकार थे, और मातृवंश परंपरा से कि जो पुत्र थे उनको माता के नाम से पुकारा जाता था। जैसे अगर बात करें तो सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की, तो इनके नाम में किसका नाम आ रहा है? इनकी माता गौतमी का, यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो ये एक सबसे प्रतापी राजा जो है सातवाहन वंश में हुए। बात करें सातवाहन वंश के मुद्रा की, तो इन्होंने शीशे की मुद्रा का प्रचलन किया था, यानी कि इन्होंने शीशे की मुद्राएं चलाई थी। और कला की बात करें तो इन्होंने अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप जो है यहाँ पर इनके निर्माण करवाए थे। इनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अभिलेख मिले हैं नागनिका अभिलेख, नासिक अभिलेख और एक हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये 3 साक्ष्य जो है मिले हैं जहां से सातवाहन वंश की जो है साक्ष्य मिले हैं। नागनिका अभिलेख जो है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की पत्नी जो रानी थी उनका अभिलेख माना जाता है, यानी कि उनसे जुड़ा ये अभिलेख माना जाता है। इन्होंने शीशे की मुद्राएं चलाई थी, और इसके अलावा इन्होंने अजंता की गुफाएं जो हैं उसके निर्माण में भी अपना सहयोग दिया था। अजंता की जो गुफाएं हैं उसके निर्माण में अपना सहयोग दिया था। ठीक है, तो यह है सातवाहन वंश। इसकी जो परीक्षा के लिए उपयोगी बातें हैं वो इतनी ही हैं। चलिए बात करते हैं मध्य एशिया से आक्रमण। अब जो बाहर से आक्रमण हुए थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मध्य एशिया से आक्रमण हुआ वो हुआ इंडो ग्रीक का। ये बैक्टीरिया वाले क्षेत्र से आए थे। उसके बाद शकों का, इसके बाद पहल्लव और उसके बाद कुषाण। तो ये 4 जो वंश थे या 4 कबीले कह सकते हो आप, इन्होंने मध्य एशिया से जो है आक्रमण किया था भारत पर। सबसे पहले बात करेंगे इंडो ग्रीक की। तो इनका जो स्थान था वो हिंदुकुश पर्वत के पार रहते थे। ये हिंदुकुश पर्वत, अगर आप ज्योग्राफी में जाके देखेंगे तो हिंदुकुश पर्वत के पार से ये लोग भारत में आए थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुए वो हुए मिलिंद, या उनका नाम मियांडर भी बोल सकते हैं। वो क्यों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए? क्योंकि उन्होंने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ प्रश्नोत्तर किया, और उनके प्रश्नोत्तर से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया, यानी कि अपना धर्म जो है परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया। इंडो ग्रीक्स का क्या योगदान रहा हमारे भारतीय इतिहास में? कि उन्होंने सोने की मुद्राओं का प्रचलन किया। उन्होंने सोने की मुद्राएं चलाई। उन सोने की मुद्राओं में शासकों का नाम और शासकों की फोटो जो थी उनका प्रचलन करना शुरू किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर शासकों के नाम और शासकों की पिक्चर वाली फोटो जो है मुद्राएं चलाई। और इसके अलावा इन्होंने गांधार शैली, यानी कि जो मूर्ति कला की जो गांधार शैली होती है वो इन्होंने ये मतलब इंडो ग्रीक ही लेकर आए थे गांधार शैली को। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कौन से राजा जो थे उनका जो है वार्ता या उनका जो संवाद था बौद्ध भिक्षु नागसेन से हुआ था। तो मिलिंद थे, और इसके बारे में किसमें बताया है? मिलिंद नपाहो जो है किताब में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें शक सिथियन की, तो इनके बात करें तो इनको क्षत्रप भी कहा जाता था। क्षत्रप, ठीक है, इनको क्षत्रप भी कहा जाता था। क्षत्रप, इनका अलग नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? क्षत्रप। तो इनकी 5 शाखाएं थी। शक की 5 शाखाएं थी, जिनमें से एक शाखा पंजाब में थी, एक मथुरा में थी, एक पश्चिम भारत में थी और एक ऊपरी दक्कन में इन्होंने अपनी नींव रखी थी। ठीक है, और इनके सबसे प्रतापी राजा हुए रुद्रदामन, जिनका कालखंड रहा 130 एडी से 150 एडी तक। अब रुद्रदामन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? कि इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। हमने जूनागढ़ अभिलेख की विशेषताएं मौर्य काल में पढ़ी थी कि जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख है, और ये अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है संस्कृत का। ठीक है, इस अभिलेख में क्या बताया है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है वो किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पुष्यमित्र के द्वारा। ठीक है, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पुष्यमित्र के द्वारा। उसके बाद अशोक ने इसका दोबारा से निर्माण करवाया था, और फिर उसके बाद रुद्रदामन ने इसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ अभिलेख की इतनी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है। बस आपको याद रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका था, और सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, और सबसे संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
बात करें पल्लवों की, तो पल्लवों का मूल निवास जो था वो ईरान था, यानी कि ईरान से भी भारत में जो है आक्रमण हुए थे। इसके संस्थापक कौन थे? मिथ्रिडेटस फर्स्ट। और सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो गोंडोफर्निस जो थे सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इस दौरान सेंट थॉमस जो है वो भारत में आए थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, यानी कि इस दौरान जो है क्रिश्चियन रिलीजन भारत में आना प्रारंभ हो गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुषाण वंश, कुषाण वंश की बात करें तो इनको यूची के नाम से भी जानते थे, यूची कहलाते थे, ये यूची कबीले के थे। ठीक है, इनकी उपाधियों की बात करें तो इनको 2 उपाधियां प्राप्त थी, एक देवपुत्र की और एक महाराजाधिराज इन्होंने खुद को उपाधि दी थी। इनकी राजधानियों की बात करें तो इनकी पहली राजधानी पेशावर और फिर बाद में मथुरा। इनके कामों की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, सबसे पहले इन्होंने सोने के सिक्के चलाए और शक संबंध की शुरुआत जो है इन्होंने ही की थी। शक संबंध जो भारत सरकार द्वारा कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, शक संबंध। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है वो शक संबंध ही है। बात करें इनके सबसे महान राजा की तो कनिष्क जो है इनमें सबसे महान राजा थे जिन्होंने शक संबंध की स्थापना की थी या शक संबंध की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्होंने शक संबंध की शुरुआत की थी। और दूसरा काम क्या किया था इन्होंने? दूसरा काम किया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जुड़ा था कि इन्होंने बौद्ध धर्म की चौथी संगति करवाई थी। पहली और दूसरी संगति किसने करवाई थी वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसने प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी और द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी और तृतीय बौद्ध संगति कराई थी? तीनों ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपका रिवीजन इससे पक्का होता चला जाएगा। बात करें चौथी बौद्ध संगति की तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क ने करवाई थी। स्थान था कुंडलवन कश्मीर का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। तो कनिष्क के राज दरबार की बात करें तो कनिष्क के राज दरबार में कई सारे विद्वान थे, जिनमें चरक जो चिकित्सा के लिए मशहूर थे, नागार्जुन अपनी साइंस और फिलॉसफी के लिए, वसुमित्र बौद्ध विद्वान थे और अश्वघोष अपने साहित्य के लिए जो है प्रसिद्ध थे। तो ये कुछ प्रसिद्ध राज दरबारी थे इनके, जिन्होंने इतिहास में अपनी जो है जगह बनाई थी। अब बात करते हैं कला और आर्किटेक्चर की कि इन लोगों के आने से क्या क्या कला में प्रभाव आया, क्या हमारी कला में कौन से डिफरेंसेस आए। तो बात करें सतवाहन की तो सतवाहनों ने अजंता की गुफाओं बनाने में अपना योगदान दिया था, हमने पहले ही बात करी थी। अमरावती और नागार्जुन कोंडा के जो स्तूप हैं वो जो है उनको आप देखोगे तो उनकी शैली अलग है। शुंगों ने भरुच स्तूप की स्थापना करवाई थी और इसका प्रभाव देखो आप, क्या प्रभाव पड़ा था कि गांधार शैली जो है वो भारत में आई थी, जिसमें यूनान और भारतीय कला का मिश्रण था। इन मूर्तियों की विशेषताएं क्या थी कि ये बिल्कुल यथार्थवादी लगती थी, यानी कि बिल्कुल रियल लगती थी। अगर आप पिक्चर देख सकते हैं तो देख सकते हो कि आप एक ही पत्थर पर की गई कारीगरी से कितना ज्यादा यथार्थवाद नजर आ रहा है। कुषाणों ने इंडो ग्रीक मतलब इन्होंने अलग अलग सिक्के चलाए, किसी ने सोने के सिक्के चलाए, किसी ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, किसी ने शीशे के सिक्के चलाए। तो इस तरीके से हमारे समाज में जो है डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिला था कि कैसे मौर्य काल में और उत्तर मौर्य काल में कितना अंतर था। तो इस काल की कॉइनेज सिस्टम को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इंडो ग्रीक जो है वो भारत में पहले सोने के सिक्के लेके आए थे, जिसपे शासकों के नाम और चित्र जो है वो अंकित थे। इसके बाद सातवाहन उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए और पोटीन के सिक्के चलाए। ये एक तरीके का एक मिश्रण होता था, अलग अलग धातुओं का मिश्रण, इसके सिक्के चलाए थे। और कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के और उसके साथ सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो कुषाणों को ही जाता है। एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में। फिर वासुदेव ने कणप वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सतवाहन वंश की और कनिष्क यानी कि बात कर रहे हैं कनिष्क जो है कौन से साम्राज्य के थे? कुषाण साम्राज्य के थे। उन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का था। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर मौर्य काल केवल राजनीतिक अस्थिरता का दौर नहीं था। अस्थिरता यानी कि अलग अलग शासक आए कुछ समय के लिए, मतलब एक छोटे छोटे समय के लिए अलग अलग शासक आए और भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शासकों ने उस समय शासन किया था। बल्कि ये आत्मसात का युग था। विदेशी शासकों ने भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाया। व्यापार और कला के इस विकास में आने वाले गुप्त काल को स्वर्ण युग की नींव रखी, यानी कि गुप्त काल की यहाँ से नींव रखनी जो है वो शुरू हो गई थी।
इसके बाद जो हमारा स्वर्ण काल था, यानी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है, गुप्त काल, यहाँ से जो है उसकी नींव रखी जा चुकी थी। तो आज का टॉपिक छोटा था लेकिन इम्पोर्टेंट था, तो आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि टॉपिक जो है वो छोटा है तो क्वेश्चन जो है उतने ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। तो हम इसको अगले टॉपिक के साथ जोड़कर एक साथ जो है क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर करना नहीं भूलना है। तो अगला टॉपिक हमारा गुप्त काल नहीं होगा, बीच का दो टॉपिक बच रहे हैं, एक बौद्ध धर्म बच रहा है और जैन धर्म बच रहा है। तो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हम गुप्त काल जो है वो शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।